और चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस की बड़ी खबर। उत्तराखंड में आईएफएस के तबादले, 22 आईएफएस के तबादले हुए हैं। डीएफओ देहरादून का ट्रांसफर हुआ है। हल्द्वानी वन प्रशिक्षण अकादमी में तैनात पंकज कुमार को डायरेक्टर एनडीबीआर का जिम्मा दिया गया है। आकाश वर्मा बने हैं वन संरक्षण पौड़ी गढ़वाल। विवेक पांडे को अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर, निशांत वर्मा से हटाया गया फायर और वाइल्ड लाइफ का जिम्मा। और सोमवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की बची 2 सीटों पौड़ी और हरिद्वार पर भी उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। आपको बता दें, बीजेपी ने पहले ही उत्तराखंड की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और दिल्ली में उत्तराखंड की सीटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और आज 2 नामों पर मोहर लगने की खबर है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए कहा है, जबकि हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं पर जो 5 सीटों पर संभावित नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए थे, वो सभी नाम न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। सीसी को जो संभावित नाम भेजे गए हैं, उनमें हरिद्वार सीट से हरीश रावत का नाम है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर यशपाल आर्य का नाम भेजा गया है। यशपाल आर्य अभिनेता विपक्ष हैं। टिहरी सीट पर दीपक बिजलवाड़ का नाम भेजा गया है। बिजलवाड़ उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पौड़ी सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम आगे भेजा गया है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर रणजीत रावत का नाम भेजा गया है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। भारतीय, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक मंथन चला है, क्या जानकारी? देखिए, आज का दिन बहुत खास होने जा रहा है जब ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी जहां अपनी 2 बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, वहीं कांग्रेस भी जो 5 सीटें उसमें से अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर सकती है। पौड़ी और हरिद्वार, ये 2 ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में उत्तराखंड के भी इन 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकती है। वहीं जबकि अभी आपने बताया कि कांग्रेस पर जो नाम भेजे गए हैं उन पर लगातार मंथन चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशी कांग्रेस भी आज अपना डिक्लेयर कर सकती है। बिल्कुल, और अगर कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। देखिए, लगातार यही चल रहा है। उस सीट पर, हरिद्वार सीट पर पहले तक ये चलता रहा कि हरीश रावत खुद चाहते हैं या अपने परिवार के सदस्य यानी कि अपने बेटे को ही चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव लड़े। तो कांग्रेस में भी इसी को लेकर अंदर खाने काफी मंथन चलता रहा, काफी अंदरूनी ये भी कह सकते हैं कि कलह वहां पर देखने को मिली। लेकिन अब जब हरीश रावत के लिए केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि वो हरिद्वार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। वो अपने बेटे वीरेंद्र के लिए यहां पर लगातार चाह रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें यहां पर उम्मीदवार घोषित करे। बिल्कुल, यानी कि एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए भारती।
आगे बढ़ते नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। पूरे देश में कानून लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए को लेकर अधिसूचना जारी की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीए की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सीए कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया और पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि यह अभिनंदनीय फैसला है और राष्ट्रीय हित में प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। और देहरादून में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद अपनी खुशी जाहिर की। इसमें से कई 20 से 30 सालों से ही भारत में रह रहे हैं और नागरिकता को लेकर कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। इसके बाद इन लोगों ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया। नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद नैनीताल में लोगों ने इसका स्वागत किया है। मोदी सरकार द्वारा अपनी गारंटी पूरी करने पर लोगों ने कहा, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि इससे बाहर से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। जिस प्रकार से आज सीए का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, तो ये एक भारत के लिए गौरवमयी क्षण है और मैं मानता हूं कि भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको मजबूती मिलेगी। कुछ लोगों ने भ्रामक तथ्य फैलाया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता पर खतरा है। इस अधिनियम का जो उपयोग किया जाएगा वो संरक्षण के लिए किया गया है, जो हमारे हिंदू भाई बहन और अन्य अल्पसंख्यक इन बहुसंख्यक आबादी के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं, जहां पर जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। इससे हमारे देश में जो शरणार्थी भाई आए हैं, जो हमारे चाहे अफगानिस्तान से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, उन्हें नागरिकता मिलेगी। जो हमारे भाई लोग हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा था। पहाड़ में भी कई सरकारी जमीनों पर लोग कुंडली मारकर बैठे थे। जिले में कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो वन विभाग की सबसे ज्यादा जमीनों पर अब भी कब्जे हैं। सरकारी जमीनों पर होटल रिजॉर्ट मालिक चांदी भी काट रहे हैं, तो कई जगहों पर स्टाम्प पेपर में जमीनें बेची गई हैं। हालांकि बनभुलपुरा की घटना के बाद अब सतर्कता है और ऐसी सभी जमीनों की जांच में प्रशासन जुटा है जो स्टाम्प पेपर में बिकी हैं या सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। खास तौर पर सभी अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से बनभुलपुरा में हिंसा हुई थी और प्रशासन अपनी जो सरकारी जमीन था उसको उससे अतिक्रमण हटाने गया था, उसके बाद एक चिंता ये भी जाहिर हुई थी कि पूरे जो जिले में है वहां पर किस तरह जो सरकारी जमीन है, चाहे वो खाम लैंड हो या तमाम जो एरिया है, खासतौर पर जो वन विभाग की जमीनें हैं उन पर सबसे ज्यादा कब्जा नैनीताल में है। क्योंकि जो तराई वाला इलाका है, चाहे वो हल्द्वानी हो, लाल कुआं हो या फिर रामनगर वाला इलाका हो, वहां पर खास तौर पर जो स्टंप पेपर के जरिए जो जमीनें बेची गई हैं उनकी जांच अब शुरू कर दी गई है। डीएम ने जो स्थानीय एसडीएम है उनसे ये कहा गया है कि उनको पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करें और ये रिपोर्ट तत्काल दें, क्योंकि जिस तरह से बनभुलपुरा में हिंसा हुई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो सरकारी जमीनें हैं उनसे कैसे कब्जा हटाया जाए। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पूर्व में एक आदेश जारी करके ये कहा था कि पूरे स्टेट में जिस तरह से जो सड़कों के किनारे हैं या वन भूमि में अतिक्रमण है उसको रिमूव किया जाए, लेकिन कुछ दिन तक वो ड्राइव चलती रही। बाद में वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया और हाईकोर्ट में हालांकि अभी रिपोर्ट सरकार को जारी करनी है, तो उससे पहले अब नैनीताल जिला प्रशासन ये चाह रहा है कि जो अतिक्रमण है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, जिन जमीनों पर रिजॉर्ट या इस तरह से जो खाम लैंड वाले इलाके हैं, जो पट्टों की जमीनें हैं, जो स्टाम्प पेपर में बेची गई हैं, तो उन जमीनों को से कैसे कब्जा हटाया जाए, तो इस पर एक प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आने वाले दिनों में अगर एसडीएम सारे रिपोर्ट अपनी जारी करते हैं तो इस पर एक अतिक्रमण हटाने का मूवमेंट भी जारी हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
जोशीमठ भूधसाव के बाद विभागों ने अपनी कार्यशैली बदल दी है। जमीन को खोदकर पेयजल लाइन घर घर तक पहुंचाने के लिए जल निगम और जल संस्थान ने सभी लाइनों को ओपन शिफ्ट करने का फैसला लिया है ताकि लीकेज की समस्या से पहाड़ों में छुटकारा मिल सके। जोशीमठ में भूधसाव का कारण पाइपलाइनों के लीकेज को भी बताया गया है, जिसे अभी तक ठीक किया जा रहा है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ी हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। नितिन, इस पूरे मामले में भूधसाव के बाद विभागों ने जो अपनी कार्यशैली बदली है, क्या तस्वीरें बदली है वहां की, जरा बताएं जोशीमठ के हालात फिलहाल। जी, अगर जोशीमठ के हालात की बात करें तो जोशीमठ में भूधसाव के कई कारण बताए गए थे, जिसमें जमीन के अंदर जो पेयजल लाइनें थी उनको लीकेज बताया गया था। देखिए, नगर क्षेत्र के जितने भी जो हमारे इलाके हैं, चाहे वो सुनील वार्ड है, मनोहर बाग वार्ड है या अन्य जो वार्ड हैं, वहाँ पे लगातार जो लाइनें हैं वो लीकेज हो रही थी, पानी जमीन के अंदर रिसाव हो रहा था। उसको कई कारण बताए गए हैं। तो ऐसे में अब विभागों ने अपनी कार्यशैली बदल दी है, यानी कि जो भूमिगत जो पानी है उसको कम करने के लिए अब जो ये लाइनें हैं इनको ओपन किया जा रहा है, यानी कि ऊपर से पाइप लाइनों को बिछाया जा रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि अभी जो नालियों का निर्माण है, जो ड्रेनेज है, वो काम तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन जल संस्थान ने अपनी नालियों को शिफ्ट करने का काम कर दिया है। कुछ दिन बाद इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा और सरकार जिस तरीके से लगातार जोशीमठ को लेकर प्लानिंग तैयार कर रही है, तो आने वाले समय में कुछ और चीज़ें धरातल पर जरूर दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल अभी विभाग जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि क्या इन चीज़ों से जोशीमठ के हालात को बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है कि जोशीमठ को लेकर सरकार चिंतित है, विभाग भी अपना काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में धरातल में और कुछ काम भी दिखाई देंगे। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, यहां वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी ट्रेन और पीएम मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से शुभारंभ। देहरादून से लखनऊ के बीच ये ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करने वाला है। सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और पाखरू टाइगर रिजर्व में पेड़ काटने का मामला, और इस मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमेंट पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि गलत रिपोर्ट देने वाली जांच एजेंसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किन हालात और फायदे के लिए उत्पीड़न किया गया। हरक सिंह रावत ने कहा उन्होंने यदि पेड़ की एक टहनी भी काटी है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। देहरादून में सोमवार को पुष्कर धाम में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए हेली दर्शन योजना होगी जो कि 6 महीने के लिए चलाई जाएगी। इसमें 5-5 दिन के टूर पैकेजेस होंगे। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा और सफल रहने पर राज्य के सभी रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस तक हेली दर्शन योजना चलाई जाएगी। अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस के लिए अब 100% बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि अब तक 50% होती थी। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बेसिक टीचर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और डीएलएड को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले पहले 100 छात्रों को 3 साल तक हर महीने 5000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसीज को मंजूरी दी गई है। इसमें स्वास्थ्य, वेलनेस, मनोरंजन, खेल, फिल्म, मीडिया सेक्टर भी लाया जाएगा। काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और देहरादून में धामी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए अपने एक और वायदे के तहत सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 31 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में आउट ऑफ टर्न नौकरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे और मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेल नीति के तहत चयनित राज्य के 31 खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान की। इस मौके पर परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों तथा उद्यान विभाग में 28 सहायक
लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। नैनीताल में इन दिनों महिला होलियारों की धूम है। कई जगह महिला होली के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे महिलाएं होली की मस्ती में सराबोर हैं। ढोलक की थाप, नाच गाना और होली के रंग। कुमाऊं में होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। महिला होलियारों में गजब का उत्साह है। महिलाएं होली के गाने गा रही हैं और जमकर थिरक भी रही हैं। तो महिलाओं में एक बहुत अच्छा उत्साह और खुशी देखी जाती है। उन्हें इस दिन का इंतजार होता है। महिला होली का आयोजन किया जाएगा। हम देख रहे हैं हमारे बीच में 5 महिला होलियारों को सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल पहाड़ में 3 महीने होली खेली जाती है और इस दौरान बैठकी होली और खड़ी होली के साथ महिला होली के भी रंग देखने को मिलते हैं। महिलाओं की होली में सबसे बड़ा क्रेज स्वांग का होता है। होली के दौरान महिलाएं सामाजिक ताने बाने और कुरीतियों पर कटाक्ष भी करती हैं। तो इस त्योहार के माध्यम से स्वांग बनकर अपने मन की भड़ास भी निकालती है कई महिलाएं, और कई महिलाएं इसके माध्यम से स्वांग बनकर समाज में ऐसी ऐसी प्रस्तुतियां देती है, ऐसे ऐसे विषय को लेकर आती है जो मर्म को भी छूते हैं और समाज के अंदर से समाज की कुरीतियों को भी निकालकर बाहर फेंकते हैं। बहरहाल सरोवर नगरी रंगों के रंग में रंगी है और ऐसा ही माहौल अब कुछ दिनों तक रहेगा। वहीं महिलाएं पहाड़ की होली की पुरानी परंपरा को अपनी अगली पीढ़ी को भी सौंप रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाएंगे पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में कई मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ कार्य बहिष्कार किया। बागेश्वर की कांडा कमसियार संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि यदि कांडा को ब्लॉक नहीं बनाया गया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उत्तरकाशी के मोरी के खेमड़ी गांव में सड़क नहीं पहुंचने से ग्रामीण नाराज। इसके चलते मोरी तहसील पर पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। पिथौरागढ़ के सटगल के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीण लंबे समय से रोड और पेयजल की मांग कर रहे हैं। रुड़की में राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही। चमोली पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। शांति व्यवस्था के लिए फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। चारधाम यात्रा को लेकर भी बैठक। विकासनगर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। सभी ने मतदान करने की अपील की। अल्मोड़ा पुलिस ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तरकाशी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जहां स्थानीय लोगों द्वारा उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। बागेश्वर में कई जगह आवारा जानवरों का आतंक बना हुआ है। आवारा जानवरों ने ग्रामीणों की खड़ी फसल को भी काफी बर्बाद किया।